आज से हम लोग क्लास 7 मैथ्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने मेंसुरेशन चैप्टर को देखा, जिसमें एरिया और पेरीमीटर, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और सर्कल से रिलेटेड को देखा था हम लोगों ने। तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आज से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जाने से पहले कुछ टर्म हैं जिस टर्म्स को हम लोग को समझना है। पहला है कांस्टेंट। कोई भी नंबर या कोई भी सिंबल जो केवल न्यूमेरिक वैल्यू को दिखाता हो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं -3, 1/2, 0.4, पाई, मतलब जितना नंबर वाला पार्ट है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल, ऐसा सिंबल जो बहुत सारा न्यूमेरिक वैल्यू को शो करता हो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है D = 2R, जहाँ D डायमीटर है और R रेडियस है। R का जैसे जैसे वैल्यू बदलेगा वैसे वैसे डायमीटर का भी वैल्यू बदलेगा। जैसे R = 1 हो गया तो D = 2R, दैट विल बी 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2। तो R का वैल्यू अगर 2 हो जाए तो फिर D का वैल्यू बदल जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू बदलने के चलते इस तरह के टर्म को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, जो कि अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू को ला सकता हो। जो वेरिएबल होता है जनरली अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से शो किया जाता है, जैसे A, B, X, Y, Z आदि आदि। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अगर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा देते हैं तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर याद करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है। यही चारों ऑपरेटर है। एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, और डिवीजन मतलब डिवीजन। अच्छा से जानते हैं हम लोग। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं 4xy + 7, तो हम लोग देख रहे हैं 7 हमारा कांस्टेंट है, 4 को भी कांस्टेंट बोल सकते हैं, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि xy हमारा वेरिएबल है और 7 कांस्टेंट है। दोनों के बीच में प्लस कनेक्ट है, या तो प्लस कनेक्ट हो, माइनस कनेक्ट हो, या मल्टीप्लाई हो और डिवाइड हो। तो ऐसे चीज़ को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जितने पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि वो दोनों को या तो प्लस से या माइनस से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3xz - 4xy, इसके बीच में माइनस है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3xz और 4xy हमारा टर्म्स है। टर्म्स होने के लिए मिनिमम 2 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूरी ही है। अलजेब्रिक फैक्टर, ऐसा फैक्टर जिसमें केवल और केवल वेरिएबल हो, जिसमें केवल न्यूमेरिकल पार्ट ना दिखे, तो उसको अलजेब्रिक फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं हम लोग XYZ, इसमें XYZ अलग अलग करते हैं, तो ये हमारा अलजेब्रिक फैक्टर्स हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोएफिशिएंट। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में को जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग देख रहे हैं 5xty, इसमें 5 हमारा एक न्यूमेरिकल पार्ट है, बाकी xty अलजेब्रिक फैक्टर है, तो हम लोग 5 को बोलेंगे कि उसका कोएफिशिएंट है। इसी तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं XYZ, तो इसमें XYZ में कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 पीछे छिपा हुआ है और वही हमारा कोएफिशिएंट हुआ। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को समझ पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टर्म में कोई नंबर पार्ट नहीं दिया रहता है, तो एक दूसरे का जो टर्म बचा हुआ रहता है उसका हम लोग रिमेनिंग पार्ट भी बोलते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं TUY, तो UY का जो T बच गया, इसलिए हमारा T उसका कोएफिशिएंट हो गया। उसी तरह से अगर U की बात करते हैं, बीच वाला U की बात करते हैं, तो T और Y बच गया उसका, तो इसलिए जो बचे हुआ पार्ट होता है वही हमारा कोएफिशिएंट होता है। बट ये रेयरली होता है, ज़्यादातर हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही होता है। अब टर्म के आधार पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुत सारा नेमिंग किया गया है। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म से बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल।
जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं 4ST, 100, GST, ये सारा एग्जाम्पल मोनोमियल का है। कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि 100 को हम लोग कैसे मान सकते हैं मोनोमियल। तो ये 100 एक न्यूमेरिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। तो इसमें कहीं भी प्लस और माइनस कनेक्ट नहीं, सिंगल टर्म है, और सिंगल टर्म वाला या वन टर्म वाला को हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल दिख रहा हो या वन टर्म दिख रहा हो उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। इसी तरह से अगर दो टर्म हो जाए तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल का बाई माने दो और नोमियल माने टर्म हो गया। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं 5t + 7, तो इसमें दो टर्म हमारे पास है, 5t और दूसरा 7, क्योंकि बीच में प्लस है, इसलिए दो टर्म हो गया यहाँ पर। और जब भी दो टर्म होगा तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार से -1/2x + 3/4, तो -1/2x और 3/4 के बीच में प्लस कनेक्ट है। तो इस तरह से ये सारा एग्जाम्पल बाइनोमियल का हो गया। इसी तरह से अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उसमें 3 टर्म हो तो उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है -4xy + 6z + 5, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया क्योंकि इसमें 3 टर्म हमारा मौजूद है। लाइक टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी अलजेब्रिक फैक्टर, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकाला जाए उसमें सेम अलजेब्रिक फैक्टर दिखे तो उसको हम लोग लाइक टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं -3x, 1/2x, -4x, सब में x हमारा अलजेब्रिक फैक्टर दिख रहा है ऑलरेडी, तो ऐसे को लाइक टर्म बोलते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग -6rs, S3r, 5/2SR, सब में SR जो है हमारा वो ऑलरेडी दिख रहा है, तो ये सारे टर्म को हम लोग लाइक टर्म बोलते हैं। अनलाइक टर्म ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका अलजेब्रिक फैक्टर अलग अलग हो या मिलता ना हो तो उसको हम लोग अनलाइक टर्म बोलते हैं। यहाँ पर जैसे वो u और y देख रहे हैं और x y तो मिल जा रहा है बट u और x नहीं मिल रहा है, तो ऐसे टर्म को हम लोग अनलाइक टर्म बोलेंगे। कुछ क्वेश्चन सर को हम लोग देखते हैं। गिव द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिकल ऑपरेटर। मतलब हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शो करना है मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए। जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। हमको ऐसा एक्सप्रेशन तैयार करना है जो z है y से सब्ट्रैक्ट हो। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत स्पेशली केयर करना होता है कि अगर फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है तो फ्रॉम मतलब से होता है, तो इसमें उल्टा काम किया जाता है। ऐसा ना कि ये z - y, ऐसा नहीं होगा। y पहले लिखाएगा फिर बीच में माइनस, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन वर्ड लिखा हुआ है, फिर z, तो ये हो गया y - z। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। तो ऐसा केस में हम लोग पहले 1/4 को भूल जाएंगे, पहले याद करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो हमारे पास दो नंबर है p एंड q, और प्रोडक्ट मैंने होता है मल्टीप्लाई करना है, इसलिए p q। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक खास रूल है कि दो नंबर के बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई को शो करता है। मतलब p q दैट विल, इस तरह से p एंड q होता है बट इस क्रॉस को नहीं लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसमें देख रहे हैं कि p q हो गया, और 1/4 दिखाने का मतलब कि 1/4 दिखा देंगे। तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। नंबर्स 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। तो ऐसा क्वेश्चन में बहुत सावधानी से काम करना होता है। पहले हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, तो m n हो गया, इसका 3 टाइम्स, मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, और उसमें कितना ऐड करना है भाई, तो 5 ऐड करना है। तो इस तरह से हो गया 5 + 3 mn। इसी तरह से सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। a और b दो नंबर है, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका प्रोडक्ट से। तो पहले दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और उसको माइनस करना है। किसको माइनस करना है, सम ऑफ नंबर्स, मतलब दोनों नंबर के ऐड को माइनस करना है, इसलिए ए बी माइनस ब्रैकेट a + b हो जाएगा। अब यहाँ पर टर्म्स को पहचानना है और उसको ट्री डायग्राम में ले जाना है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 + x + x² लिखा हुआ है। 1 को तो 1 ही लिखेंगे, x को x ही लिखेंगे, लेकिन x² दो पार्ट में बट गया, x × x, क्योंकि x² जैसा कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी पढ़े हुए हैं कि x × x होता है, और ये दोनों मिलाने पर x² हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगला टर्म हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं y - yq। y तो अपने जगह पर आ गया,
इस माइनस वाई को पहले -1 को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद वाई का पावर 3 है, मतलब कि 3 बार वाई से मल्टीप्लाई है, वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो इस तरह से हम लोग 3 बार वाई कर देंगे। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलत करते हैं, इसमें -y इंटू माइनस वाई ऐसे कर देंगे, बट ऐसा ठीक नहीं है। पहले -1 को ही कॉमन कर लेंगे और वाई में तोड़ देंगे। तो इस तरह से ट्री डायग्राम हमारा तैयार हो चुका है। एक और क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। -ab, तो इसमें से -1 बाहर हो गया, b बाहर हो गया, 2b², तो इसमें से 2b² में 2b है, इसलिए एक b इधर हो गया। -3a², तो इसमें से -3 निकल गया। a² में 2a है, तो a और a निकल गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जब आएंगे, यहाँ पर है 5xy², तो 5 अपने जगह पर है, x अपने जगह पर, y² में 2y है, y और y। इसी प्रकार से 7 है, वो अपने जगह पर है, x² 2 पार्ट में x और x में बट गया और y की जगह हो गया। तो इस तरह से हम लोग ट्री डायग्राम से फैक्टराइज कर सकते हैं। पहले तो टर्म को अलग करके फिर इसको कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। इसमें टर्म और फैक्टर को हम लोग करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, -4x + 5y, तो इसमें -4x और 5y अलग अलग हो गया क्योंकि बीच में प्लस से कनेक्ट था, और हम लोग पहले से जान रहे हैं कि टर्म का पहचान या तो प्लस से कनेक्ट हो या माइनस से। अब इसका सारा को फैक्टर निकालेंगे तो -4x 5y साइड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2ab - 2.4ab + 3.6a। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है, क्योंकि ये दोनों के बीच में माइनस है और ये दोनों के बीच में प्लस है, तीसरे तीनों टर्म हम लोग ने लिखा 1.2ab - 2.4ab 3.6 है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो 1.2 अलग हो जाएगा, a अलग हो जाएगा, b अलग हो जाएगा। इस टर्म की बात करते हैं तो -2 अलग हो जाएगा, -2.4 अलग हो जाएगा, a और b हो जाएगा। लास्ट टर्म की बात करते हैं तो 3.6 अलग हो जाएगा और a। यहाँ भी बहुत बार गलती बच्चे करते हैं, 1.2 में 1 और 2 दोनों को अलग कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, 1.2 एक साथ है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं 3/x + 1/4, तो इसमें टर्म हमारे बीच में प्लस कनेक्ट है, इसलिए 3/4x अलग हो गया, 1/4 अलग हो गया। अब अलग अलग करेंगे तो 3/4 अलग से हो गया, x हो गया और फिर 1/4। यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, 3 को अलग कर देते हैं, 4 को अलग। ऐसा नहीं है, 3/4 एक साथ ही है, इसलिए 3/4 को एक साथ लिखेंगे, x अलग है और 1/4 भी एक साथ है। इसमें ऐसा नहीं कि 1 को हम 4 करेंगे। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर ट्री को निकालते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सारे में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को खोजना है। पहले तो टर्म पहचानना है और टर्म से न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को खोजना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 5 - 3t², इसमें 2 टर्म है, 5 और -3t², लेकिन जो हमारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वाला टर्म है वो -3t² है, और इसमें से न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालेंगे तो -3 ही निकलेगा। ठीक इसी प्रकार x + 2x + y लिखा हुआ है, x + 2x + 3y लिखा हुआ है, तो x एक टर्म हो गया, दूसरा 2xy और तीसरा 3y। तो x में से हम लोग का 1 आ जाएगा क्योंकि x के पीछे 1 छिपा हुआ है, 2xy में का 2 और 3y में का 3। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को इस तरह से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। 3.14 r² लिखा हुआ है, तो r² 3.14 इसका सिंगल टर्म है, इसमें से r² वेरिएबल है, इसलिए कांस्टेंट टर्म हमारे पास हो गया 3.14। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन से न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ है, और हम लोग का x का कोएफिशिएंट निकालना होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि y² x + y, तो y² x ही लेना, क्योंकि x इसी में है, इसमें y दूसरा वाला टर्म y जो है उसमें x है नहीं, और उसमें से x का कोएफिशिएंट क्या हो गया। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि अगर कोई भी अलजेब्रिक फैक्टर हो तो उसके बगल वाला जो छिपा हुआ पार्ट होता है या जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। तो इस तरह से इस टर्म में हमारे पास y² x में y² कोएफिशिएंट हो गया। इसी प्रकार से x + y + 2 लिखा हुआ है, तो इसमें सिर्फ x ही हमारे पास टर्म है जिसमें x छिपा हुआ है, तो x है, और इसके पीछे x के पीछे कुछ भी नहीं, मतलब कि 1 है। तो इस तरह से 1 हमारा कोएफिशिएंट हो गया। ठीक इसी प्रकार से 12x y² + 25, इस 25 को नहीं लेंगे कि इसमें x तो है नहीं, इसको लेंगे तो ये हो जाएगा टर्म हमारे पास 12x y², और y² को हटा देंगे तो x को हटा देंगे तो हमारे पास 12y² आ जाएगा। अगला टर्म की बात करते हैं तो 7x + xy², इसमें 7x वाला में भी x है और xy² में भी x है,
7x टर्म की बात करते हैं तो x को पीछे देख रहे हैं तो 7 छिपा हुआ है, तो 7 हमारा कोफिशिएंट हो गया। और एक्स वाई स्क्वायर में x के आगे या पीछे का भी कर सकते हैं, वाई स्क्वायर छिपा हुआ, इसलिए वाई स्क्वायर हमारा कोफिशिएंट हो गया। इस क्वेश्चन में उल्टा करना है, जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर दिख रहा है उसका कोफिशिएंट बताना है। तो हम लोग जब यहाँ इस टर्म को देख रहे हैं 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग का माइनस एक्स वाई स्क्वायर ही होगा, क्योंकि इसमें तो वाई स्क्वायर है नहीं। और इसमें से अगर हम लोग वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे तो माइनस एक्स होगा। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पहुँचेंगे हम लोग, तो इसमें तो वाई स्क्वायर है नहीं, इसमें 5 स्क्वायर यहाँ पर है, तो 5 स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, और वाई स्क्वायर के पीछे 5 छिपा हुआ है, इसलिए कोफिशिएंट हमारा 5 हो गया। अब हम लोग अगर एक्सप्रेशन गिवन है तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म होता है वो बाइनोमियल होता है। टर्म कैसे पहचानते हैं, तो 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या तो प्लस या माइनस कनेक्ट होते हैं। यहाँ माइनस दिख रहा है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म है 5 और 3t। दूसरा देख रहे हैं वाई स्क्वायर, इसमें कोई भी प्लस माइनस आगे पीछे नहीं कनेक्ट है, इसलिए इसको मतलब मोनोमियल बोलेंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, यहाँ जेड का पावर क्यूब माइनस 3z प्लस 8, यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों कनेक्ट है, और यहाँ इसका मतलब कि यहाँ पर 3 टर्म हो गया, जेड क्यूब 3z और 8, इसके चलते इसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब आखिरी सेगमेंट में हम लोग आ गए, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को कैसे पहचानेंगे। तो लाइक टर्म का पहचान है कि एक जैसा ही दिखना चाहिए उसका अलजेब्रिक फैक्टर। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 1 और 100, दोनों हमारे पास न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, दोनों न्यूमेरिकल में है, इसलिए हमारा ये हमारा लाइक टर्म हो गया। इसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 14xy और 42yx, तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम अलजेब्रिक फैक्टर है, क्योंकि xy बोले या yx बोले, हमको 14 और 42 से कोई मतलब नहीं, हमको लास्ट का अलजेब्रिक फैक्टर को मिलाना होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि xy और yx एक ही चीज़ है, इसलिए ये भी हमारा लाइक टर्म है। लेकिन जब 2 की बात करते हैं तो यहाँ -29 -29 देखने से तो लग रहा है कि लाइक है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी लाइक टर्म की बात करते हैं तो अलजेब्रिक फैक्टर को देखते हुए, उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं 4m² p 4mp², तो 4 तो कॉमन दिख रहा है, बट m² p और mp² अलग अलग चीज़ हो गया है, इसलिए वो अनलाइक टर्म हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जो एक्सरसाइज 12.1 में दिया हुआ है क्लास 7 मैथ्स में एनसीईआरटी में, एक बार हम लोगों ने इसका कुछ क्वेश्चन को भी देखा और कॉन्सेप्ट को भी देख करके उसको पूरा किया।